हाँ जी, नमस्कार। और बढ़िया है सब? बढ़िया। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था अभी? अब तक क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है विकास। कौन सा विकास? बाल विकास। बाल विकास के सभी चरण पढ़ लिए, दो चार सिद्धांत भी पढ़ लिए, और उससे पहले मनोविज्ञान का परिचय वगैरह सारा की सारा पढ़ लिया। जैसा कि मैंने बताया था, आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा अपना। नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा? अधिगम। बोले तो लर्निंग। नया टॉपिक है अधिगम, लर्निंग। अधिगम किसे कहते हैं? सीखने को ही अधिगम कहते हैं, है ना? सीखने को ही अधिगम कहते हैं, लेकिन कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने इससे आगे की कुछ और बात बताई है। केवल सीखना ही अधिगम नहीं है, सीखने से आगे भी अधिगम कुछ और है। वो क्या है? हमने किसी चीज को, किसी बात को, किसी विषय को, किसी कार्य को, किसी खेल को सीखा। उसे सीखने के बाद उससे जो हमारा व्यवहार है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है ना, हमारा जो व्यवहार है उसमें जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हुए, स्थायी और अस्थायी, और एक होता है अपेक्षाकृत स्थायी या अपेक्षाकृत अस्थायी। तो अधिगम क्या है? जो हमने सीखा उससे हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत कैसे परिवर्तन होंगे? स्थायी। ठीक है? सीखने से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो केवल सीखना अधिगम नहीं है ना। अधिगम क्या है? सीखने से जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होंगे वो है अधिगम। जैसे हमने जैसे भाषा सीखी, कोई भी भाषा सीखी, उस भाषा से सीखने से पहले हमारा जो व्यवहार था उस भाषा में नहीं था बिल्कुल भी। अभी हमने कोई भाषा सीख ली तो उसी भाषा में हमारा व्यवहार होगा, उस भाषा में हम चाहें जब कर सकते हैं। वो स्थायी है या अस्थायी? जो हमने सीखी है भाषा स्थायी है ना, अपेक्षाकृत। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए तो वो भी भूल जाएंगे। परमानेंट तो नहीं है ना, परमानेंट स्थायी नहीं है, अपेक्षाकृत स्थायी है, भूलने की संभावना कम है। ठीक है? अधिगम में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्ष शामिल हैं। अधिगम अच्छी चीज़ों का भी होता है, अधिगम बुरी चीज़ों का भी होता है। जो पॉजिटिव है उनका भी होता है और नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनका भी होता है। पॉजिटिव में क्या आता है? जैसे कोई विषय का ज्ञान, कोई स्किल सीखना, कोई भी ऐसी स्किल सीखना जो, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी है जो, तो वो स्किल सीख रहे हैं ना, स्पेशल स्किल है उनके पास। अब ये तो है अधिगम, स्थायी है, अपेक्षाकृत। ये तो है अधिगम कौन सा? सकारात्मक। और कोई बैड हैबिट सीख जाते हैं बहुत से, नशे की लत या कोई और जो बुरी आदतें हैं, चोरी करना भी आदत सीख लेते हैं बहुत से। ये बुरी आदतें, बिल्कुल चोर माहिर होते हैं। तो ये जो अधिगम है ये कौन से वाला अधिगम है? नकारात्मक। तो इसमें दोनों पक्ष शामिल हो गए अधिगम में, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। उसके बाद परिपक्वता अधिगम है या नहीं है? परिपक्वता क्या है? जो उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उनको बोलते हैं परिपक्वता। तो इसमें लिखा है कि परिपक्वता है, परिपक्वता अधिगम नहीं है, परंतु अधिगम को प्रभावित करती है। कैसे कैसे? कोई, ये मानो आप कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है कोई, ठीक है, उसको आप दे दो कोई साइकिल, वो साइकिल उससे बड़ी है साइज में, उसके पैर नहीं पहुंच पा रहे उस बच्चे के। अभी वो साइकिल नहीं चलाना सीख रहा, सीख नहीं सकता क्योंकि उसके पैर ही नहीं पहुंच पा रहे। पैडल होते हैं जो उन तक भी पैर नहीं पहुंच पा रहे, तो वो नहीं सीख सकता ना साइकिल चलाना, या सीख लेगा? नहीं सीख सकता। हाँ, तो ये कमी किसकी है? ये परिपक्वता की कमी है ना। उसकी उम्र अगर बढ़ेगी, वो उसका साइज बढ़ेगा तो वो सीख सकता है, सीखना संभव है उसके लिए। तो जो परिपक्वता, अगर वो
समझो वही बच्चा 12 साल का या 13 साल का हो गया, उसके पैर पहुंचने लग गए, तो क्या वो अपने आप बिना सीखे साइकिल चला लेगा परिपक्व होते ही? नहीं चला सकता ना। तो परिपक्वता से क्या हुआ, उसकी लंबाई बढ़ी, परिपक्वता से लंबाई बढ़ी, क्षमताएं बढ़ गई उसकी, लेकिन वो साइकिल नहीं चला सकता। तो परिपक्वता तो हो गई ना, पर अधिगम नहीं हुआ बिना सीखे, तो परिपक्वता अधिगम नहीं है। अगर अधिगम को प्रभावित करती है परिपक्वता, प्रभावित कैसे करती है? अब 5 साल का था, उसके पैर नहीं आ रहे थे, अब वो परिपक्व हो गया, अब वो सीखना चाहे तो सीख सकता है ना। परिपक्वता हो गई, अधिगम को प्रभावित कर रही है ना, पैर नहीं पहुंच रहे थे परिपक्वता के कारण तो नहीं सीख रहा था, पहुंच रहे हैं तो सीख रहा है, प्रभावित कर रही है ना। हाँ, वो उम्र के हिसाब से, वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए ना भाई। कोई भी, जैसे कोई बच्चा है, उसको हम वो सिखाएं, कोई मैथ की बहुत बड़ी पहेली सुलझाना सिखाएं उसको, तो क्या वो सुलझा देगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है, कॉग्निटिव रूप से परिपक्व नहीं है वो बच्चा। वो अपने स्तर पे आके उसको सिखाएं तो वो सुलझा सकता है ना। तो परिपक्वता अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को क्या करती है? प्रभावित कैसे करती है? अगर परिपक्व हो जाएगा तो अधिगम कर सकता है, ठीक है, एलिजिबल बनाती है। उसके बाद नींद, बीमारी, थकान, दवाई, इनके कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं है। वो अधिगम क्यों नहीं है? अस्थायी हैं। अब आप एक बात बताओ, किसी को नींद आ रही है, क्या वो अधिगम है? अगर कोई 4 दिन से नहीं सोया कोई, और वो बैठे बैठे सोता है, क्लास चल रही है और आप में से कोई जैसे बैठा बैठा सो जाए, तो क्या आप डेली सोते हो? स्थायी है ये काम आपका? नहीं है ना। किसी दिन, कल आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, रात में लेट तक चला, इसलिए अब आपको नींद आ रही है, तो ये स्थायी नहीं है ना। उसके बाद बीमारी, आपके कोई बीमारी हो जाए, सपोज दैट कोई बीमारी हो जाए, उससे कोई ऐसा ही कोई इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए बीमारी के कारण, क्या वो अधिगम है? नहीं है ना। बीमारी को अधिगम नहीं मानते। बीमार हो जाते हैं तो खाट में लेटे ही रहते हैं, तो क्या आपको लेटने का अधिगम हो गया, आप लेटे ही रहोगे? नहीं ना। तो वो क्योंकि अस्थायी है, और अधिगम क्या है? स्थायी। कैसा स्थायी? अपेक्षाकृत स्थायी, ठीक है। उसके बाद ऐसी कुछ परिभाषाएं अधिगम की। वुडवर्थ साहब ने क्या बताया है परिभाषा में? किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है या अधिगम है। किसी नई बात को जान लेना, जैसे अब तक जो कोई बात, जैसे साइकिल चलाना नहीं जान रहा था, अब उसने नई बात जान ली, साइकिल चलाना सीख लिया, तो क्या है ये? अधिगम है, ठीक है। उसके बाद ये नाम याद रखना, ये परिभाषाएं सारी की सारी आई हुई हैं पेपर में, है ना। इन परिभाषाओं को ऐसे याद रखना है कि कौन सी परिभाषा किसने दी, ठीक है। उसके बाद सेकंड परिभाषा जेपी गिलबोर्ड साहब ने दी। इनका क्या कहना है? सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। जो मानव व्यवहार करता है उससे जो उत्पन्न होते हैं जो परिवर्तन, कौन से परिवर्तन? जो व्यवहार में दिखाई देते हैं, वो ही अधिगम है। जैसे किसी आदमी का कोई व्यवहार था, वो सीधा साधा आदमी था, अभी उसने किसी का व्यवहार देखा चोरी करते का, ठीक है, उसको वो चोरी करने वाला दिखा पैसे वाला, ठीक है, क्योंकि अधिगम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है ना। उसको पैसे वाला दिखा तो वो क्या करेगा? अपने व्यवहार में उन व्यवहार जो उसने व्यवहार में देखे थे वो परिवर्तन, उनको अपने व्यवहार में अप्लाई कर लेगा। जैसे ही वो अपने व्यवहार में अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? वो अधिगम। कौन सा अधिगम? नेगेटिव, नकारात्मक। सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। उसके बाद गेट्स व अन्य ने, इन्होंने क्या बताया? गेट्स और 2-4 और मनोवैज्ञानिकों का समूह था ये, है ना। इन्होंने बताया अधिगम तथा प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। इन्होंने क्या बताया? जो अनुभव होते हैं, कोई भी अनुभव करके सीखता है अपना। कोई भाषा बोलना नहीं जानता, वो उस भाषा के एनवायरनमेंट में चला जाए,
जैसे आप फ्रेंच नहीं जानते, आप फ्रेंच लोगों के बीच में चले जाएं, धीरे 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 आपको उस भाषा का थोड़ा 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 पता होगा, और आपको साथ ही उस भाषा का क्या दिया जाए, प्रशिक्षण। अब आपको उस भाषा का अनुभव हुआ और प्रशिक्षण दोनों मिल गए, दोनों मिले तो उनसे व्यवहार में परिवर्तन होगा, उस भाषा को सीखोगे अस्थायी रूप से अपेक्षाकृत, वो क्या हो गया, अधिगम। किसने बताया, गेट्स व अन्य ने। कीवर्ड से याद रखने, जैसे वुडवर्थ ने क्या बताया, नई बात को जान लेना। जेपी गिलफोर्ड का व्यवहार से व्यवहारगत, ठीक है। गेट्स का अनुभव तथा प्रशिक्षण से व्यवहारगत। उसके बाद गार्डनर मर्फी साहब, इन्होंने क्या बताया, सीखना व्यवहार एवं दृष्टिकोण में परिमार्जन है। परिमार्जन बोले तो सुधार। इन्होंने क्या बताया, जो सीखना है वो क्या है, व्यवहार और दृष्टिकोण में। जो व्यवहार आदमी कोई कर रहा है, उस व्यवहार और दृष्टिकोण में जो परिमार्जन है, जो सुधार है, वही सीखना है। ये कैसे कैसे है, ये पॉजिटिव साइड बताई गई है इसमें अधिगम की। भाई कोई गंदी आदत लगी हुई है और उस आदत को हम व्यवहार में ले आए, उस आदत को छुड़ाने का जो भी फॉर्मूला है उसको हम व्यवहार में लेके आए, उसे हम सीखें, तो उससे व्यवहार में क्या होगा, परिमार्जन होगा। और किसी फिलोसोफर को सुने तो दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, परिमार्जन होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, अधिगम, सीखना। उसके बाद क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कई बार नाम आ गया, ये दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है ना। क्रो एंड क्रो साहब ने क्या बताया, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इन्होंने क्या बताया, सीखना क्या है, हैबिट्स, आदतों, आदतों, ज्ञान, नॉलेज ज्ञान हो गया ना, ज्ञान और मनोवृत्ति, एटीट्यूड। मनोवृत्ति, आदतों, ज्ञान और मनोवृत्ति का एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स अर्जन या अर्जित करना, अर्जित करना। कोई भी आदत या कोई ज्ञान, आदतों में मैंने अच्छी या बुरी दोनों बता दी, उसके बाद मैंने ज्ञान का बता दिया, कोई भाषा या विषय का ज्ञान, उसके बाद मनोवृत्ति, एटीट्यूड या दृष्टिकोण, इसमें जो परिमार्जन हुआ था वहां बता दिया था। इनको अर्जित करना ही क्या है, सीखना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे। अधिगम के दो तरीके के सिद्धांत दिए गए हैं, केंद्रीय और परिधीय। कौन कौन से, अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत दो तरीके के बताए मैंने। अधिगम के सिद्धांत क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि कैसे सीखा जाता है, जो लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं, किसी को कैसे सिखाया जा सकता है, कौन कौन से तरीकों से, ठीक है। इनमें एक है केंद्रीय, केंद्रीय सिद्धांत, और दूसरे कौन से हैं, परिधीय सिद्धांत, परिधीय सिद्धांत। अब केंद्रीय और परिधीय कैसे कैसे डिवाइड करेंगे हम, जिन सिद्धांतों में कॉग्निशन काम करता है, कॉग्निशन, कॉग्निशन जानते हो आप, संज्ञान, संज्ञान जानते हो, मानसिक, मानसिक उपयोग, जो संज्ञान से या दिमाग पे जोर डाल के जो सिखाया जाता है, उसके बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको क्या कहते हैं हम, केंद्रीय सिद्धांत। उसके बाद दूसरे टाइप के आते हैं परिधीय सिद्धांत, लर्निंग बाय
लर्निंग बाय डूइंग। ये किस प्रकार के हैं? करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना या प्रशिक्षण द्वारा सीखना, जिनमें दिमाग का काम थोड़ा होता है कम, बार बार क्रियाओं को दोहराने का काम होता है ज्यादा। ठीक है, अब ये दो तरीके के सिद्धांत हैं, इनको हम टोटल 9 सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, हम कितने पढ़ेंगे? 9। हमारी परीक्षा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? 9। इन 9 में ऐसे ऐसे डिवाइडेशन हुआ है। ये शुरू वाले 4 हैं जो, ये 5 ये है परिधीय, परिधीय, और जो लास्ट वाले 3 हैं ये कौन से हैं? केंद्रीय। अब इससे आपको ये अंदाज लग गया कि कौन कौन से सिद्धांतों में कॉग्निटिव यूज होता है, संज्ञान का उपयोग होता है, कौन से में संज्ञान का उपयोग नहीं होता है, जो प्रशिक्षण द्वारा सिखाए जा सकते हैं। ठीक है, व्यवहारगत होते हैं जो। हाँ, तो ये 2 तरीके के हो गए। अब ये टोटल कितने बताए मैंने? 9। और परिधीय कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। केंद्रीय कितने हैं? 1 2 और, अब 1 बच गया, ये बच गया ना। ये क्या है? पुल, पुल या सेतु। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि केंद्रीय और परिधीय अधिगम के सिद्धांतों के बीच का सेतु कौन सा सिद्धांत है? तो हम उसमें किसका नाम पढ़ेंगे? सोशियल लर्निंग थ्योरी। किसने दी? अल्बर्ट एस बैंडूरा। ठीक है, अब इनके बारे में समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है, सिद्धांत समझने से पहले आप एक बात समझ लो, स्टिमुलस, यहां शब्द यूज में आएंगे बार बार पूरे अधिगम में। स्टिमुलस, स्टिमुलस, उसके बाद रेस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है उद्दीपक, उद्दीपक। रिस्पॉन्स क्या है? प्रतिक्रिया। जो ये उद्दीपक है इसको देख के जो प्रतिक्रिया की जाती है इसको बोलते हैं, जो भी क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। उद्दीपक क्या है? आपने साइंस पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है। आपको अभिक्रिया करा रहे हैं, 10वीं तक तो सबने ही पढ़ी है ना, 12वीं में नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, 10वीं तक तो सबने पढ़ी है। जो अभिक्रियाएं होती हैं, H+O2 बराबर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? जल। तो वो जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें एक चीज का उपयोग होता है कि जो अभिक्रिया वो जल्दी हो जाए, इसलिए एक चीज का यूज करते हैं, उत्प्रेरक। आपने नाम सुना होगा उत्प्रेरक या उत्तेजक। उत्तेजक या उत्प्रेरक, उसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस मनोविज्ञान में। क्या है इसका दूसरा नाम? उत्प्रेरक। और एक नाम उत्तेजक। अब आप एक बात बताओ, आपको कोई सिद्धांत का नाम याद करना है तो उस सिद्धांत का नाम याद करने में आप उद्दीपक याद करोगे, उत्प्रेरक याद करोगे या उत्तेजक याद करोगे? तीनों याद करने पड़ेंगे ना। और भी 1 2 नाम बन सकते हैं, प्रेरक भी बन सकता है, और भी कुछ बना सकते हैं पर्यायवाची इनका, लेकिन इंग्लिश में आपको क्या याद करना पड़ेगा? स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्स आप जानते हो, प्रतिक्रिया। जो वो उद्दीपक है उसको देख के या उसके द्वारा उसके लिए कोई भी जो प्रतिक्रिया क्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सीधा सीधा नाम हो गया, इसका नाम समझ में आ गया। उद्दीपक, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। आप देख ले, एक नाम और आ गया, अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्या नाम हो गया इसका? उद्दीपक, दीपक को आगे लिख दूं मैं?
यहाँ लिख देता हूँ, है ना। पहले वाले का नाम क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है? अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत सिद्धांत यहाँ लगेगा, ये है ना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अभी ये जो नाम है केवल ये याद रखने, बाद में इनको डिस्कशन करेंगे विस्तृत रूप से। अभी केवल क्या याद करने हमको? नाम। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। हाँ, E.L. थॉर्नडाइक। ये जो सिद्धांत है ये कब दिया था? 1898 में। इनकी एक पुस्तक आई थी 1898 में, एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था पुस्तक का? एनिमल, एक तरह से शोध पत्र था, है ना, एनिमल इंटेलिजेंस। ये एनिमल्स के ऊपर प्रयोग कर रहे थे। उसी प्रयोग में, उन्हीं प्रयोगों में ये प्रयोग था स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी वाला, ठीक है। उसके बाद अगला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव। इसका हिंदी में क्या नाम हो गया? क्लासिकल को क्या बोलते हैं? प्राचीन। प्राचीन। कंडीशनिंग को बोलते हैं अनुबंधन। अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने या पेवलोव ने, ठीक है। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसने दिया? क्रिया प्रसूत, D.F. स्किनर ने ना। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया? B.F. स्किनर ने। उसके बाद सिंगल एफर्ट लर्निंग। सिंगल एफर्ट लर्निंग, एक प्रयास सीखना। एक प्रयास ये सीखना। ये क्या हो गया? एडविन रे गुथरी ने दिया है। किसने दिया है? एडविन रे गुथरी ने। क्या दिया है? एक प्रयासीय सीखना, ठीक है। उसके बाद नीड रिडक्शन थ्योरी, क्लार्क हल। आवश्यकता, नीड आवश्यकता हो गई ना, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। उसके बाद गेस्टाल्ट लर्निंग, इसको हिंदी में भी क्या लिखते हैं? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट सीखना किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने। कौन कौन है गेस्टाल्टवादी? जी, गेस्टाल्टवाद सीखना। मैक्स वर्दाइमर, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोपका, ये तीन आदमी थे। आगे विस्तार से इनके जो प्रयोग थे उनको भी पढ़ेंगे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? सुल्तान पे। सुल्तान क्या था? चिंपैंजी। उसके बाद लेटेंसी लर्निंग थ्योरी, अव्यक्त। लेटेंसी बताया था। लेटेंसी स्टेज कहाँ आई थी?
कल की क्लास में यूज में आई थी ना लेटेंसी शब्द, कहाँ आई थी? लेटेंसी स्टेज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, 7 से 11 वर्ष। किसने दी थी वो? फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड है ना। लेटेंसी लर्निंग का क्या है? अव्यक्त सीखना। उसके बाद क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, क्या नाम है? क्षेत्र सिद्धांत। ये किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। अब ये सारे के सारे नाम किसने दिए, ये चीज याद करनी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, जैसे इस सिद्धांत में क्या प्रयोग किया गया था, ये सिद्धांत का नाम कैसे पड़ा, और आज के जो शैक्षिक परिदृश्य है, परिवेश है, उसमें इसका क्या यूज है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले। अब सबसे पहले कौन सा सिद्धांत लिखाया था? थॉर्नडाइक का स्टिमुलस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये जो उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है, इसको देते समय कौन सी किताब में दिया था? ये मैंने अभी बताया था ना, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, उस पुस्तक में तो इन्होंने क्या किया था? एक बिल्ली पे प्रयोग किया था। उस प्रयोग से इस सिद्धांत का नाम निकल के आया, और इस सिद्धांत के बारे में क्या क्या बताया वो बातें निकल के आई। इस सिद्धांत को बताते समय इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए, रूल्स। किसी भी जानवर को या बच्चे को सिखाने के लिए सबसे पहले 3 नियम जरूरी बताए। नियम कौन कौन से जरूरी बताए? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। कौन कौन से नियम? प्रभाव का नियम, उसके बाद अभ्यास का नियम, उसके बाद तत्परता का नियम। अब इन नियमों को बताने से पहले इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। अब बिल्ली पे प्रयोग कैसे किया था वो प्रयोग समझ लेते हैं। एक बार प्रयोग को समझेंगे, उसके बाद इन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रयोग को समझो। ये क्या है? ये क्या है? बतख नहीं, बिल्ली है। ये क्या है? बिल्ली। ठीक है, इस बिल्ली को कर दिया पिंजरे में बंद। किसका प्रयोग चल रहा है? ये थॉर्नडाइक साहब का। बंद कर दी। अब ये जो बिल्ली है इसको कर दिया पिंजरे में बंद। उसके बाद इस बिल्ली का चेहरा है जो इधर कर लो आप, इधर देख रही है, इधर। इस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। ये बिल्ली कैसी है? भूखी। कैसी है ये? भूखी बिल्ली। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। अब इन्होंने बाहर की साइड रख दिया खाना। क्या रख दिया? खाना। ये प्लेट है, इस प्लेट में क्या रखा है? खाना। बिल्ली के लिए भोजन रखा है। अभी क्या होता है, ये भूखी बिल्ली है, इसको खाना रख दिया।
जो ये पिंजरा है, पिंजरे से बिल्ली बाहर नहीं निकल सकती ना, इसीलिए इस पिंजरे में इस कोने पे इन्होंने एक लगा दिया क्या, लीवर। ये लगा दिया लीवर, एक तरह से बटन। ठीक है, अगर इस बटन को दबाएंगे तो ही इस पिंजरे का गेट है इधर, इस बटन को दबाएंगे तो इस पिंजरे का गेट खुल जाएगा। बिल्ली कैसी है, भूखी, सामने क्या है, भोजन। ये भोजन है, ये क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस बोले तो उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है, जिसको देख के क्रिया बढ़े या जल्दी हो, वही तो होता है स्टिमुलस। खाना स्टिमुलस है। खाना स्टिमुलस क्यों है, क्योंकि बिल्ली भूखी है। भूखे के लिए खाना ही सबसे बड़ा उत्प्रेरक होता है। अब ये बिल्ली भूखी है, खाना रखा है सामने, ये बिल्ली उछल कूद करने लगती है खाने को देख के। ये बिल्ली इधर गई, इधर लगी, इधर लगी, इधर लगी, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकती। अब इस बिल्ली ने 60 प्रयास किए। कितने प्रयास किए, 60 बार ये इधर उधर इधर उधर इसमें भागी। ठीक है, अब ये जब 60 बार भाग ली तो 61वीं बार ये गलती से इस लीवर से टच हो गई और गेट खुल गया। बिल्ली बाहर निकली, खाना खाया। ठीक है, खाना खा लिया बिल्ली ने। अब इसको कुछ दिनों बाद इस बिल्ली को पुनः बंद कर दिया, पुनः बंद कर दिया, फिर भी भूखी है, दोबारा से वही सिचुएशन है, सेम कैब सेम सब चीज है। अब ये बिल्ली 41 बार, सॉरी 41 बार, कितनी बार, 41 बार ये बिल्ली इधर उधर गई, इधर उधर लगी, क्योंकि इसको, अब जो बिल्ली है उसको 60 बार उसने प्रयास किया और सफल कौन सा हुआ, अंतिम प्रयास था ना जो सफल हुआ था। तो ये टोटल प्रयास कितने हो गए बिल्ली के, 61 हो गए ना। अच्छा साहब, अब दूसरी बार बिल्ली को बंद किया तो बिल्ली को पता था क्या है कि इससे खुली है लीवर से, नहीं पता था ना, वो ऐसे उछल कूद कर रही थी। लेकिन जो अंतिम क्रिया थी बिल्ली की, अंतिम बार वो इससे लीवर से टकराई थी ना, जो लास्ट की क्रियाएं थी 41, उनको दोहराया, इधर उधर उछल कूद नहीं करी। अब वो इधर साइड उछल कूद करने लगी आधे आधे में, क्योंकि उसको ये अंदाज हो गया कि इधर जाने से खुलता है। अब वो इधर जाने से खुलने का अंदाज हो गया तो वो 41 बार उसने दोहराया, नहीं खुला, 42वीं बार में खुल गया। अब कम बार गलती हुई ना, प्रयास उसने पहले ज्यादा किए थे, अब कम किए। उसके बाद थोड़े दिनों बाद बिल्ली को पुनः बंद कर दिया। इसको तो यही देखना था ना, बिल्ली को पुनः बंद कर दिया। अब जो बिल्ली आधे वाले इसमें कर रही थी जो भी हमले, अब उसने कहाँ कर दिए, बिल्कुल छोटा क्षेत्र ले लिया, जैसे इधर इधर वाले क्षेत्र में अब वो उछल कूद करने लगी कि इधर जाने से हो रहा है, इधर जाने से हो रहा है। तो वो और कम बार, 26 बार, मात्र आधी बार ट्राई किया उसने, फिर लीवर दब गया, फिर खाना खा लिया। ठीक है, कुछ दिनों बाद फिर क्या होगा, बिल्ली पुनः बंद। अब यहाँ 27वीं बार में खुला है ना उस पे, यहाँ हो गई 27। उसके बाद फिर बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब उसने ये ऊपर वाला ये क्षेत्र है ये भी छोड़ दिया। अब वो इतने क्षेत्र में करने लगी, इधर जाने से कुछ हो रहा है। ठीक है, अब वो इतने क्षेत्र में करने लगी तो कम बार में खुल जाएगा। तो ये खुल गया, 17 असफल प्रयास, उसके बाद 18वां कैसा प्रयास था, सफल। कितने प्रयास में खुल गया ये, 18 प्रयास में। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर क्या होगा, फिर भूखी बिल्ली, फिर खाना, फिर बंद। अब की बार बिल्ली को और ज्यादा अंदाजा हो गया कि इधर से ही खुल रहा है, तो बिल्ली इतने क्षेत्र में प्रयास करने लगी। अब उसने 10 प्रयास किए मात्र, लेकिन 10 में नहीं खुल के 11वें प्रयास में खुल गया। तो टोटल प्रयास कितने हो गए, 11। अब ये घट रहे हैं ना प्रयास, पहले 61 बार वो उछली कूदी जब खुला,
और यहाँ आके मात्र 11 प्रयास किए उसने क्षेत्र निश्चित कर लिया कि इस क्षेत्र में खुलता है। ठीक है, उसके बाद फिर पुनः थोड़े दिन बाद फिर बिल्ली को बंद किया। फिर बिल्ली को जब बंद किया तो तीसरे प्रयास में उसने खोल दिया। 2 बार वो उसने बिल्कुल क्षेत्र निश्चित कर लिया कि इसमें है कुछ। एक बार इधर टकराई, एक बार इधर टकराई, तीसरी बार में लीवर टच किया, खुल गया। अब उससे फिर उसके थोड़े दिन बाद फिर बंद किया तो फिर उसने एक प्रयास में खोलना सीख लिया। बिल्ली को बंद किया, बिल्ली सीधे आई, ऐसे जाके सीधे लीवर टच किया और बाहर। उसके बाद फिर किया, फिर बहुत दिन तक किया, फिर वो एक प्रयास में सीख गई। फिर वो जाए सीधा सीधा क्या करे, लीवर दबाए और खाना खाए, जाए लीवर दबाए खाना खाए, जाए लीवर दबाए खाना खाए। वो सीख गई ना। तो बिल्ली सीख गई, किससे सीखी है? अब इसमें वो गलती की है, उसने गलतियों से सीखी है, प्रयास किए हैं, प्रयासों से सीखी है, अभ्यास किया है, अभ्यासों से सीखी है, और अंतिम प्रयास को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, अंतिम प्रयासों को सीखती जाती है। इसके बारे में भी बाद में उन्होंने बताया है, उन्होंने एक और मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसके बारे में और बताया, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा बाद में, है ना। तो ये एक प्रयास ये सीखना एडविन रे गुथरी ने बताया था ना, तो वो इन्हीं के आधार पे बताया था कि लास्ट जो अंतिम अनुक्रिया उनको दोहराती है। ठीक है, तो यहाँ वो सीख गई, बिल्ली का प्रयोग कंप्लीट। अब ये तो आपके समझ में आ गया। अब यहाँ वो नियम कहाँ गए? 3 नियम भी तो बताए थे ना, वो नियम आएंगे यहाँ, नियम आएंगे यहाँ। कैसे? सबसे पहले देखो लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम। उसके बाद अभ्यास का नियम, उसके बाद तत्परता का नियम। अब आप एक बात बताओ, उस बिल्ली को, ये बिल्ली है, इस बिल्ली को यहाँ पे खाना इसकी मछलियां थी जैसे, है ना, यहाँ मछलियों की जगह यहाँ कुत्ता खड़ा होता, क्या वो निकलने का प्रयास करती? क्या वो निकलने का प्रयास करती? क्यों नहीं करती भाई? हाँ, कुत्ता उसको खा जाएगा, उसको खाना मिल ही नहीं रहा, भूखी बिल्ली है, फिर भी बाहर नहीं निकलेगी। तो जो भी वो है उद्दीपक, वो कैसा होना चाहिए? प्रभावी। जो बिल्ली है, जो भी कोई बच्चा है, उसको कोई चीज सिखानी है, तो उसको सिखाने के लिए वो चीज ऐसी होनी चाहिए, उसमें इतना प्रभाव हो, बच्चा और कहीं से मन हटा के उस चीज को सीखे। ठीक है, तो प्रभाव का नियम समझ में आ गया। स्टिमुलस है वो प्रभावी होना चाहिए। जैसे ये आदमी के ऊपर दिखाया गया है, यहाँ चाबी रखी है और इसमें वो रखा है मांस या कोई खाना रखा है ना। अगर आदमी को भूखा है और अंदर वो रखा है खाना, चाबी रखी है, तो आदमी सीधा जाके चाबी से खोलेगा ना उसको? अगर अंदर शेर बैठा होगा तो भी खोल लेगा क्या? नहीं सीख सकता ना खोलना। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि प्रभाव नहीं है उद्दीपक में। पहला नियम समझ में आ गया, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। उसके बाद दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोले तो अभ्यास, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में क्या बताया गया है? यहां पे खाना रखा है, ठीक है, एक तो रखा है नॉर्मल खाना, जैसे कोई बच्चा है, ये मानो आप, ये बिल्ली है, उसकी जगह कोई बच्चा मानो, कोई बच्चा है, वो भूखा है। अब उसको खाना नॉर्मल जो डेली जो खाना बनता है वो खाना दिखाया, खाना रख दिया, तो वो उसको जल्दी खाएगा, उसको खाने का अभ्यास उसको जल्दी खाएगा। इफेक्ट का भी इसमें रोल है थोड़ा सा, है ना, इफेक्ट साथ में आता है। अब उस क्योंकि रिस्पॉन्स तो वो करेगा क्योंकि खाना मिल रहा है। अगर उसको वो खाना उसकी मनपसंद जैसे बर्गर मिल जाए तो क्या सेम प्रभाव रहेगा? प्रभाव ज्यादा होगा ना भाई। यहाँ तो प्रभाव का ना होना या होने की बात चल रही थी, यहाँ चल रही है कितना होगा। जो रिलेशन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, जो रिलेशन है वो अगर खाना बढ़िया है, उसकी इच्छा का है तो ज्यादा होगा, अगर उसकी इच्छा का नहीं है तो कम होगा। तो ये हो गया अभ्यास का नियम। इसका दूसरा है, हिसाब किताब कैसे समझेंगे अभ्यास के नियम का? बिल्ली है जो, उसने पहली बार कितने बार प्रयत्न किए, कितने अभ्यास किया? 61।
उसके बाद 42, उसके बाद 27, घटता चला गया ना, एक टाइम पे जाके क्या हो गया 3 और 1, एक बार में कर रही है। अब तो अभ्यास करने से वो सीख रही है ना, तो ये हो गया कौन सा नियम, अभ्यास का नियम। और ये डिपेंड किस पे करता है, रिलेशन पे, बंध पे, बंध, बॉन्ड, बॉन्ड जानते हो आप, हाँ, अनुबंध नहीं, ये बंध केवल, अनुबंध तो अलग चीज है, बंध अलग है, थोड़ा अंतर है ना, में ज्यादा नहीं है। जो स्टेमुलस और रिस्पॉन्स है उनके बीच में जो बंध है वो मजबूत होना चाहिए, मतलब खाना उसकी पसंद का ही हो तो और अच्छा है, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने दिया, ये कौन सा है तीसरा, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। अरे बिल्ली को भूख नहीं लग रही, अगर बिल्ली को भूख नहीं लगती तो क्या बिल्ली जाती, उछल कूद मचाती? तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है किसी चीज को सीखने के लिए, उस चीज को सीखने की भूख, ठीक है। कोई बच्चा है उसको हम जैसे पढ़ाना स्टार्ट करें डायरेक्ट, तो क्या वो नॉर्मली पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। जब पढ़ेगा जब वो पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या हो गया यहाँ, तत्परता। यह है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इनके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं, जैसे तत्परता का नियम किसने दिया, अभ्यास का नियम किसने दिया, प्रभाव का नियम किसने दिया? ये नियम थॉर्नडाइक ने दिए। कहाँ दिए? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर, ठीक है, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो इन्हीं पे टिकी है। कौन सी बुक में दिए? एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। वो 5 नियम है वो, अब वो इसी में आ जाएगा, वो भी वो ये है, हाँ रेडीनेस में है वो, तत्परता का नियम है वो। जो आप एग्जाम्पल बता रहे हो ना, आप बता रहे हो कि कोई घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। अगर वो प्यासा होगा तो बिना कहे भी वो पानी पी लेगा, ठीक है। वो इसी का है रेडीनेस का, तत्परता का, जिज्ञासा का, उत्सुकता का। इसके हिंदी में इतने सारे नाम है, उत्सुकता का नियम, जिज्ञासा का नियम, ये सारे के सारे नाम है। इंग्लिश में आप अगर रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, ये अगर 3 शब्द आपको याद रहेंगे तो इन तीनों नियमों को गलत आप जीवन में नहीं कर सकते, जान के भी गलत नहीं कर सकते आप। अगर इंग्लिश में 3 याद हैं तो आपको कौन सी साइड देखनी है? इंग्लिश वाली, उसको देखोगे सीधा उत्तर, ठीक है। इन्हीं के बारे में ये है, पहला इफेक्ट का, ये एक्सरसाइज का, ये है रेडीनेस का। आ गई समझ में? कोई दिक्कत? थॉर्नडाइक की बिल्ली के बारे में कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है? चलो ये तो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। हाँ, उसके बाद इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं। पहला नाम क्या था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब ये नाम वैसे बताने की जरूरत रही नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अब कैसे नाम आते हैं वो नाम देख लेना आप एक बार, नाम कैसे बनते हैं सिद्धांतों के। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कैसे बना? उद्दीपक था खाना, भोजन, उसको देख के बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया, तो उसका नाम क्या बन गया सिद्धांत का? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उसके बाद उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत कैसे बना? उत्तेजक था, उत्तेजक क्या था? भोजन, उसको देख के क्या की? प्रतिक्रिया दी ना उसने, नाम क्या बन गया? उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। उसके बाद प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। अब आप एक बात बताओ, बिल्ली ने क्या किया? प्रयास किया, गलतियां हुई, सिद्धांत का नाम क्या बन गया? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसका ही नाम है ना। उसके बाद प्रयत्न व भूल सिद्धांत। प्रयत्न कर रही है, भूल हो रही है, भूल बोले तो गलतियां। ये नाम एक जो मैंने बताया वही है ना। अब इसमें नाम में कोई तकलीफ है आपको याद करने? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? इसको भूल सकते हो आप जीवन में? बिल्ली को याद करना, बिल्ली ने क्या किया था? प्रयत्न किया था और वो भूली थी, ठीक है, भूल की थी उसने, गलतियां की थी। उसके बाद ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर बोले तो प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल। उसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत मैंने बताया था अभी जस्ट, कौन से वाले में बताया था? ये क्या है?
स्टेमुलस और रेस्पॉन्स का क्या है ये? नमस्ते। स्टेमुलस और रेस्पॉन्स का क्या है ये? रिलेशन है ना, संबंध है ना, अनुबंध है ना इनका। यहाँ भी है, ये काम करता है। कैसे कैसे करता है ये मैंने अभी बताया था आपको, कैसे कैसे करता है। अगर उसकी पसंद का भोजन है भाई, हाँ, कोई बच्चा है, उस बच्चे को भूख लगी है और आपने जो वो है करेला उसकी सब्जी बनाई है और उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खाएगा मन मार के, इतना खाएगा कि उसकी भूख शांत हो जाए। अभी करेले की सब्जी की जगह उसको वो मिल जाए बर्गर, तो क्या करेगा? आनंद से खाएगा। तो जो रिस्पॉन्स है उसका, जो स्टिमुलस के साथ जो रिलेशन है वो मजबूत होगा ना, ठीक है। इसीलिए इसका नाम मैंने क्या बताया यहाँ पे? संबंधवाद का सिद्धांत। संबंध के ऊपर टिका हुआ है ना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के। उसके बाद आवृत्ति व चयन का सिद्धांत। आवृत्ति व चयन का सिद्धांत कैसे हो गया? बिल्ली ने कितनी बार ट्राई किया था, उसके बाद अंत में एक बार किया अंत में, तो उसने आवृत्तियां की, बार बार दोहराया, उसके बाद एक का चयन किया लास्ट में, ठीक है। अब नाम समझ में आ गया कैसे कैसे पढ़े? कोई दिक्कत इतने नाम याद करने में? अब इसकी कक्ष में क्या उपयोगिता हो सकती है जो ये सिद्धांत दिया है? मैंने बताया था पहले ही कि शैक्षिक उपयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे इन सिद्धांतों के। छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए तत्पर करना। कौन सा नियम आ गया इसमें? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। कैसे कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की जाए। इसको कैसे कैसे करेंगे तत्पर? कोई बच्चा है, वो खेलने में रुचि ले रहा है, उसको खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और आपको उसको पढ़ानी है विज्ञान, ठीक है। अब वो बच्चा विज्ञान नहीं पढ़ना चाह रहा, समझ लो 8वीं क्लास का, और खेलने में उसको बहुत मजा आ रहा है, विज्ञान में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या करोगे? ऐसी वस्तुओं का संग्रह करोगे जिससे विज्ञान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और रुचिकर हो जाए। ऐसी ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग करोगे, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल लेके समझाओगे उसको, खुद को लेबोरेटरी में लेके किसी चीज के बारे में बताओगे, तो उसका रुचि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। बढ़ेगी तो वो तत्पर होगा ना, उसके मन जैसा काम हो रहा है तो वो तत्पर होगा। तो कैसे उपयोग होगा सिद्धांत का पता चल गया। उसके बाद पुरस्कार व प्रोत्साहन देना बच्चे के लिए। ये कक्षाओं में बच्चों के लिए ही तो है ना। बच्चा कोई बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, किसी चीज को सीखने में, याद करने में अगर बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, तो वो उसको अगर हम पुरस्कार देंगे तो वो क्या करेगा? गलतियां कम करेगा ना, अपनी गलतियों को सुधारेगा। और प्रोत्साहन, पुरस्कार इसी में आ जाता है। प्रोत्साहन देंगे, शाबाशी देंगे, तो भी वो अपने कार्यों को सुधारेगा। उसके बाद कक्षा कार्य व गृह कार्य द्वारा अभ्यास कराना। एक्सरसाइज का लॉ था ना, दूसरा वाला लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम का यूज यहाँ कक्षा में कैसे होगा? होमवर्क और क्लास वर्क देके। भाई होमवर्क क्यों देते हैं बच्चों को? इसीलिए देते हैं घर जाके वो उसका अभ्यास करे और उसे सीखे, ठीक है। सही उत्तर तक पहुंचकर उन्हें संतोष का अनुभव होना, ये भी इनका एक नियम है, संतोष का नियम। संतोष का नियम है ये, उसमें आता है जो वो है ना प्रभाव का नियम, इफेक्ट वाले नियम में ही इसका दूसरा नाम है इफेक्ट के नियम का, ये संतोष का नियम। ये कैसे है? अगर उसको बंद कर दिया था जैसे बिल्ली को, उसके बाहर कुत्ता होता तो वो नहीं निकलती ना, बाहर कुत्ता नहीं था इसलिए निकली। उसके बाद वो पहले ज्यादा बार में निकली, उसके बाद कम बार में निकली बाहर, तो वो जो कमी आ रही है उसकी, मतलब गलतियों में जो कमी आ रही है वो इसीलिए तो आ रही है, उसको बाहर जाके संतोष अनुभव हो रहा है। अगर बाहर जाके वो पहली बार 61 बार में निकली और दूसरी बार उसको अगर वहां जाके उसको कुत्ता मिल जाता, कुत्ता खा जाता बाहर जाके, तो क्या वो दूसरी बार जल्दी निकलती? संतोष का अनुभव होगा तभी तो आगे जाके वो अपनी अनुक्रियाओं को अच्छे वे में दोहराएगी। उसके बाद बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाना। कैसे? बच्चे अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अगर उनको आप डांटोगे या मना करोगे कि बोले मत, चुप रहे, शांति से अगर बैठा के रखोगे क्लास में, क्या बच्चा शुद्ध उच्चारण कर पाएगा? उसको बोलने का मौका दोगे, उसको गलतियां करने का मौका दोगे, तभी तो वो सही सीखेगा ना। तो ये हो गया शुद्ध उच्चारण सिखाना। उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, ये क्या था इनका ध्येय वाक्य।
करके सीखना। किसी भी काम को कैसे जल्दी सीखा जा सकता है? करके। उसके बाद पेवलोव की, ये कल पढ़ते हैं, है ना? ठीक है, यहाँ पर 5-10 मिनट में। नमस्कार।